हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल और चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से उत्तराखंड इतिहास का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कुली बेगार, कुली उतार एवं कुली बरदायस। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तराखंड की एक प्रथा कुली बेगार, उतार एवं बरदायस के बारे में जानेंगे, इससे जुड़े हुए संपूर्ण तथ्य। और एक अन्य टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वो है कुली एजेंसी जो जुड़ी हुई थी। कुली बेगार से संबंधित एक एजेंसी है उत्तराखंड की, इसके बारे में भी जानेंगे, इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कुली बेगार, कुली उतार एवं कुली बरदायस। देखिए, ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए और उत्तराखंड की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बेगार किसे कहते हैं। तो बेगार जब कहते हैं हम, तो बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के या बिना मतलब पैसा लिए काम करना। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है कि जब गाँव वासियों को अंग्रेज़ों के बड़े साहबों, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों आदि ऐसे लोगों के आने पर उन्हें बेगार के रूप में भोजन, दूध, घास आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ सामान ढोने की व्यवस्था भी गाँव के लोगों को के द्वारा की जाती थी। मतलब गांव के लोगों को उनका सामान तक फ्री में ढोना पड़ता था। तो इसे हम कहते हैं बेगार। देखिए, आगे हम देखेंगे बेगार का जो अर्थ है, कुली बेगार, कुली उतार और बरदायस का जो अर्थ है उसे हम देखेंगे। तो इसके बारे अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो कुली बेगार का जो अर्थ है वो है जबरन श्रम बिना पारिश्रमिक। देखिए, जबरन श्रम मतलब जबरदस्ती काम करना बिना पारिश्रमिक के। अब देखो, गांव के हर आदमी को बेगार देनी ही देनी थी, वो तय थी, और बिना पारिश्रमिक के इसके बदले उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, दूसरा है कुली उतार। कुली उतार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है न्यूनतम मजदूरी दे। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जब लोगों के स्वर उठने लगे, लोगों ने विरोध के स्वर उठाए, तो अंग्रेज़ों ने एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स की कि हम इतना पैसा आपको देंगे हमारा श्रम करने के बदले में। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया, ये सिर्फ कागज़ों पर ही बात हुई। आगे हम देखेंगे कुली बरदायस। देखिए, कुली बरदायस की अगर हम बात करें तो कुली बरदायस का अर्थ था आगंतुकों हेतु विभिन्न सामग्री। देखिए, ये आगंतुक कौन है? जैसे अंग्रेज साहब, शिकारी, सर्वेयर और सैलानी, ऐसे यात्री लोग जो घूमने के लिए भी आते थे, उनका सामान ढोने के लिए उनके सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके खान पान, रहन सहन, सारी व्यवस्थाओं को हम कहते हैं कुली बरदायस। ये सब कुली बरदायस के अंतर्गत आती है। भोजन की जो व्यवस्था होती है वो भी कुली बरदायस के अंतर्गत ही आती है। ऐसा एक बार प्रश्न पूछा जा भी चुका है। तो देखिए, कुली बरदायस का अर्थ था जितने भी लोग आएंगे, जितने भी, चाहे उसका ओहदा बड़ा हो छोटा हो, अगर वो विदेशी है या उसके पास पैसा है, तो उसकी सारी व्यवस्था फ्री में अंग्रेज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती थी कुलियों को, जो कि ग्राम से फ्री में लिए जाते थे। आगे हम देखेंगे आंदोलन के स्वर। देखिए, आप देखेंगे आंदोलन कहाँ से उठा या आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई या इस समय कुली बेगार के संबंध में क्या क्या घटनाएं घटी। तो घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक नाम आता है कमिश्नर ट्रेल, जो बहुत हिमायती थे पहाड़ी लोगों के, और उन्होंने कुमाऊं में बहुत सारा काम भी किया। तो जब उन्होंने देखा कि कुली लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने खच्चर सेना बनाई अपना सामान ढोने के लिए, अंग्रेजों का सामान ढोने के लिए खच्चर सेना बनाई, और ये 1922 में बनाई। ये फैक्ट पूछा जा सकता है या पूछा भी जा चुका है शायद। तो देखिए, खच्चर सेना का निर्माण कमिश्नर ट्रेल ने किया 1922 में। जबकि अगर हम बात करें, अन्य कमिश्नरों ने इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया या अन्य अंग्रेजों ने इसका पालन नहीं किया। इसलिए 1903 में पहली बार ऐसा कुछ एक बड़ी घटना देखने को मिली, जब लोगों ने कुली बेगार का विरोध किया। खतियाड़ी गांव अल्मोड़ा के लोग 16 लोगों ने कुली बनने से मना कर दिया। इसके एवज में क्या हुआ, उन्हें सजा हुई, 2 रुपया उन पर जुर्माना लगाया गया और उन 16 के 16 आदमियों को सजा हुई। जब इसके बदले कुमाऊं के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अमानवीय माना और कहा कि कुली बेगार एक मानवीय वो नहीं है, मतलब कार्य नहीं है। देखिए, आगे हम देखेंगे 1903 में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा आया। लॉर्ड कर्जन की अल्मोड़ा यात्रा है 1903 में, और यहाँ पर अल्मोड़ा के लोगों ने उससे अपनी जंगलात समस्याओं और कुली एजेंसी की समस्याओं की, कुली जो बेगार की समस्या थी उसके बारे में बात की, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसका कोई हल नहीं निकला। देखिए, 1907 की अगर हम बात करें तो अंग्रेज जब परेशान हुए थोड़ा बहुत आंदोलनों से, तो उन्होंने क्या किया, बेगार और बरदायस का मूल्य निश्चित किया। उन्होंने कहा हम आपसे बेगार लेंगे, लेकिन इसके बदले में मूल्य भी देंगे। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि ये दिया ही नहीं गया, इसके बारे में सिर्फ बात ही हुई। आगे हम देखेंगे कुली एजेंसी। देखिए, जब गढ़वाल के लोगों ने देखा कि लगातार यहाँ पर फ्री में लोगों से काम कराया जाता है, तो जोत सिंह नेगी जो थे गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे, 1908 में इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना लोगों से पैसा लिया जाए और वो उन कुलियों को दिया जाए, जिससे कि काम करने के बदले उन्हें भी कुछ मिल पाए। लेकिन ये था एक कुली कर।
जो अर्थात काम मत करो लेकिन टैक्स दो। तो टैक्स तो लग ही रहा था फिर भी, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुली एजेंसी बनाई। कुली एजेंसी का जो नाम था वो था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय खोला गया द्वारीखाल पौड़ी में। हुआ क्या कि जो भी नीचे, अगर बात करें हम कोटद्वार, लैंसडाउन, यहाँ से लैंसडाउन, कोटद्वार और जो भी पौड़ी के नीचे वाले शहर है, वहाँ से जब यात्री ऊपर के लिए जाते थे, अंग्रेज ऊपर के लिए जाते थे, तो वहाँ पर से उन्हें खच्चर या कुली उपलब्ध कराया जाता था, और वो वहाँ से सामान को ले जाते थे उनके गंतव्य तक, और उन्हें मिलता था उसका पारिश्रमिक। और वो कुली किसी गैर मतलब अंग्रेज न भी हो और किसी को अपना सामान ढुलवाना हो तो उनका सामान भी फिर ढोते थे, और उनको महीने में फिक्स एक अमाउंट मिलता था। लेकिन ये लोगों ने क्या माना, लोगं ने माना, और ये था भी एक कुली बेगार का एक दूसरा रूप था, क्योंकि जनता को टैक्स पे करना पड़ रहा था उन कुलियों के लिए। तो देखिए, जो इसके संचालक बनाए गए थे वो थे तारादत्त गैरोला, लेकिन ये प्रयास बिल्कुल असफल माना गया बाद में, क्योंकि इसमें जनता को टैक्स देना और रुपया देना पड़ रहा था। देखिए, अब बात करेंगे हम कुमाऊं परिषद में कुली बेगार। कुमाऊं परिषद में कुली बेगार के प्रति क्या रवैया रखा गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1918 का हल्द्वानी अधिवेशन जो हुआ। हल्द्वानी में 1918 का अधिवेशन, उसमें जो बात हुई वो ये हुई कि हरगोविंद पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया कुली बेगार के विरुद्ध, और उन्होंने वहाँ पर सरकार को कहा कि आपको 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष के अंतर्गत इस कुली बेगार को खत्म किया जाए। तो देखिए, 2 वर्ष का समय दिया गया हरगोविंद पंत द्वारा, लेकिन क्या हुआ, 2 वर्ष में कुछ भी काम नहीं किया गया। इसलिए 1920 में काशीपुर अधिवेशन जो हुआ, उसमें कुली बेगार को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव रखा गया उग्रवादी ढंग से। इस आंदोलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी हरगोविंद पंत ने ही, और इन्होंने क्या कहा कि हम उग्रवादी तरीके से कुली बेगार को खत्म करेंगे अगले आने वाले साल, क्योंकि जो भी अधिवेशन था वो अंत में होता था साल के। तो 1920 के अंत में ये कहा गया कि 1921 में हम आंदोलन को खत्म करेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट है कि 1918 में कुली बेगार कमेटी का निर्माण किया गया, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो उस टाइम के कुमाऊं कमिश्नर परसी विंडम को ही बनाया गया इसका पदेनाध्यक्ष। तो ये भी एक फैक्ट है कि पूछा जा सकता है कि कुली बेगार कमेटी का गठन कब किया गया, तो 1918 में। आगे हम देखेंगे उत्तरायणी कौतिक। देखिए, उत्तरायणी कौतिक 1921 में, अर्थात जो मेला होता है हमारा मकर संक्रांति का 1921 में, वहाँ पर 13-14 जनवरी को कुली बेगार को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन एक किया गया, जिसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी, लगातार प्रचार किया जा रहा था। जैसे चिरंजी लाल साहब, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल, ऐसे कई नेताओं द्वारा लगातार पूरे उत्तराखंड में प्रयास किए जा रहे थे, पूरे ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं में, कि कुली बेगार को खत्म किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में सरयू और गोमती के तट पर भीड़ को इकट्ठा किया गया, और वहाँ पर कमिश्नर डायविल जो वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने वहाँ पर स्थित जनता को, वहाँ पर जो खड़ी जनता थी उसको बागनाथ मंदिर की शपथ दिलाई गई कि वो बेगार नहीं देंगे, बेगार का अंत होगा। बेगार के जितने भी रजिस्टर थे वहाँ पर, उतनी 40,000 की उतनी बड़ी भीड़ ने उन रजिस्टरों को सरयू में बहाया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़े आंदोलन का, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है कुली बेगार आंदोलन, उसके द्वारा कुली बेगार का अंत किया गया। और इसे ही कहा गया इतिहास में असहयोग की पहली ईंट और रक्तहीन क्रांति। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट भी इसे ही कहा गया और रक्तहीन क्रांति भी इसे ही कहा गया। यहाँ पर कमिश्नर डायविल ने भीड़ को देखते हुए गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी कि गोलियां चलाने की हिम्मत उसे नहीं आई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन चल रहा था बागेश्वर में, तो उस टाइम वहाँ पर कौन सा कमिश्नर मौजूद था, कौन सा पुलिस अधिकारी मौजूद था, वो थे डायविल। और यहाँ पर कुली बेगार का अंत किया गया पुलिस के होते हुए भी। तो देखिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 2 फोटोज़ हैं यहाँ पर, मैं इसलिए लाया हूँ कि क्या पता किसी ने नहीं देखा हो, हमें अपने वीरों को देखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है फोटो में दाईं ओर, बाईं ओर वो है हरगोविंद पंत, और जो दाईं ओर है वो है बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें हम कुमाऊं केसरी भी कहते हैं। जबकि हरगोविंद पंत को हम कहते हैं कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ और सल्ट का गांधी, ये इनके उपनाम है। ये पूछे भी जा सकते हैं कि सल्ट का गांधी किसे कहते हैं या कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दिखते कैसे थे, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो दिखते ही कैसे थे, क्योंकि उनकी फ़ोटो हमने कभी देखी नहीं। तो ये है बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत। देखिए, धन्यवाद।